तो अब हम लोग ऑसिलेशन करने जा रहे हैं, ऑसिलेशन एंड वेव, थर्मोडायनेमिक। ये ऐसे चैप्टर्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, और इनमें से क्वेश्चन नीट में, जेई में आते ही आते हैं, ठीक। तो ये चैप्टर जो है ना थोड़ा समझना भी है, पढ़ना भी है, और अच्छा भी है, इंटरेस्टिंग भी है, समझ में आएगा, मज़ा आएगा। तो ऑसिलेशन करने जाते हैं, ऑसिलेशन करना शुरू कर रहे हैं। ऑसिलेशन जानते हैं क्या होता है, ठीक है ना। ऑसिलेशन को, ऑसिलेशन या पहले बोला क्या, चैप्टर का नाम दे रखा है SHM, ठीक है ना। क्या नाम दे रखा है चैप्टर का, ऑसिलेशन SHM, ठीक है ना, ऑसिलेशन ऑफ अ बॉडी, या फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM। तो इस चैप्टर का नाम है ऑसिलेशन ऑफ अ बॉडी, या फिर SHM बोल सकते हैं, SHM, ठीक है ना। SHM का फुल फॉर्म क्या होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये इसको बोलते हैं, ऑसिलेटिंग ऑफ द बॉडी को। सिंपल हार्मोनिक मोशन का फुल अगर डेफिनेशन देंगे तो क्या डेफिनेशन दे रखा है, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी is called oscillation or SHM, ठीक है ना, टू एंड फ्रो मोशन। बताया क्या कि बहुत सारे ऐसे बॉडी हैं जो आगे पीछे मूव करें, बहुत कॉमन एग्जाम्पल हैं, इसमें एक पेंडुलम है, ठीक है ना, ये बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है जिससे हम लोग इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ये एक हमारा पेंडुलम है जो इसमें बॉब कहलाता है, ये बॉब है ये, ठीक। और ये एक थ्रेड है, मासलेस थ्रेड, ये इससे हैंग कर रहा है, इसके नीचे एक फोर्स लग रहा है M×G डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उसकी वजह से एक टेंशन लग रहा है वायर में यहाँ पे। कितनी बात में आगे चले, जब इसको हम लोग एक एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो ये बॉडी जो, मान लो हम लोग ने एक फोर्स लगाया, ऐसे धक्का लगाया, तो ये बॉडी जो ना ये यहाँ से ऐसे जाने लगा, यहाँ जाते 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 रुक जाता है ये, ठीक है ना, यहाँ रुक जाता है ये, इतना एंगल स्वीप किया, ये थीटा दिखा देते हैं। कितनी बात में, ये हमारा ऐसे मीन पोजीशन कहलाता है, इसको बोलते हैं ये मीन पोजीशन। कितनी बात में, ये जब हम लोग फोर्स लगाया है तो ये मीन पोजीशन से ये चलते चलते एक्सट्रीम पोजीशन, इसको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है ना, एक्सट्रीम पोजीशन पे गया, ठीक। फिर ये दोबारा से ये लौट के आता, पेंडुलम में देखा तो होगा, फिर दोबारा से ये लौट के यहाँ मीन में आता है, ठीक है, और फिर ये दोबारा से इधर की तरफ, दूसरे साइड की तरफ चला जाता है, ये इस तरफ इधर जा रहा होता है, ठीक है ना। यहाँ उतना ही एंगल इधर भी कवर करेगा, ये नेक्स्ट एक्सट्रीम है, वो अगर राइट का एक्सट्रीम है तो ये लेफ्ट का एक्सट्रीम है, तो ये एक्सट्रीम पोजीशन हो गया। कितनी बात सुन ली। पेंडुलम तो देखा तो होगा, पेंडुलम है या बहुत वो कॉमन सा झूला झूलते हैं गांव देहात में, दरख्त के डालों में रस्सी से बांध देते हैं, एक तखत बांध देते हैं, उस पर बैठ जाते हैं, पीछे से एक दूसरा आदमी फोर्स लगाता है तो ऐसे झूलते हैं, झूला के झूलों को, गाना तो सुना होगा वो, फिल्मों में गाते हैं, वो आता है और खूब बढ़िया सा, वो उसका सीनरी भी बहुत अच्छा लगता है, उसकी फोटोग्राफी भी बहुत अच्छा होता है। वो बचपना होता है जब हम लोग, अब बचपन में वो सब करते थे, अब तो पढ़ने लिखने की बोझ में दब गए हैं, इतना कोर्स इतना पढ़ाई कि दब गए हैं, सारे ज़िंदगी के वो चार्मिंग ख़त्म हो गया ये फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ में, ठीक है। लेकिन फिर भी कभी देखा तो होगा, फिल्मों में देखा होगा, इधर उधर देखा होगा, उसी को समझ लो। तो एक पेंडुलम है जो इस तरह से टू एंड फ्रो, टू मतलब ये आगे गया फिर ये पीछे आया, आगे गया पीछे आया, इसी को बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड ऑसिलेशन SHM। बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन, आगे पीछे मूव करता है,
इसी को हम लोग SHM बोलते हैं। अब ये जो बॉडी यहाँ से जब यहाँ जाता है तो क्या होता है कि उसका जो वेट है m इंटू जी इसको काम कर रहा होगा यहाँ पे, m इंटू जी डाउनवर्ड काम कर रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा ग्रेविटी की वजह से। लेकिन यहाँ पे जो फोर्स है इसके दो कंपोनेंट बनाएंगे, यहाँ तो बिल्कुल सीधा था बिल्कुल, इसके दो कंपोनेंट बनेंगे। तो ये जो है ना एक कंपोनेंट तो इधर की तरफ बनाते हैं, ये बेस के लॉन्ग कहलाता है, जो थीटा यहाँ वही थीटा यहाँ लेंगे, ये बेस के लॉन्ग, तो एम जी कॉस थीटा हो जाता है। कितनी बात सुनी, एक वेक्टर, क्योंकि फोर्स जो ना वेक्टर क्वांटिटी है, एम इंटू जी फोर्स, वेट को फोर्स भी बोलते हैं। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी के दो कंपोनेंट्स होते हैं। जब रिजॉल्व करते हैं वेक्टर को तो दो कंपोनेंट बनाते हैं, एक हॉरिजॉन्टल में जिसमें कॉस आता है, एक वर्टिकल में जिसमें साइन आता है। तो इसका एक परपेंडिकुलर यानी वर्टिकल में हम लोगों ने एक कंपोनेंट इधर खींचा, तो ये आ जाएगा एम जी साइन थीटा। कितनी बात में, तो क्या समझ में आ गया, जब ये बॉडी यहाँ पे होता है मीन पोजीशन पे, इस वक्त ये एंगल जीरो होता है। जब जीरो होता है तो इसका जो कंपोनेंट होता है ये वाला एम जी साइन थीटा जीरो हो जाता है, क्योंकि साइन जीरो का वैल्यू जीरो होता है। लेकिन एम जी कॉस थीटा, कॉस जीरो का वैल्यू 1 होता है, तो वो एम जी कॉस थीटा, ये एम जी नीचे काम कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा, मीन से एक्सट्रीम की तरफ जाएगा, जैसे यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, तो वैसे वैसे एंगल बढ़ना शुरू हो जाता है। एंगल बढ़ने लगा, जब एंगल बढ़ता है तो साइन थीटा काम करने लगता है, कि साइन थीटा जीरो नहीं होता, साइन थीटा का वैल्यू आने लगता है, और वो कॉस थीटा घटने लगता है, क्योंकि कॉस का जीरो पे मैक्सिमम वैल्यू होता है। बात समझ में आ रही है। तो ये घटने लगता है और ये बढ़ने लगता है। ये जो फोर्स है, जब बॉडी जिधर जा रहा है उसके अपोजिट में लग रहा है। देखिए बॉडी तो ऐसे जा रहा था आगे की तरफ, लेकिन फोर्स किधर लग रहा है, पीछे की तरफ। तो जब भी कभी बॉडी के अगेंस्ट में कोई फोर्स लगता है तो उससे हम लोग कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स, जैसे एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग को सब जब हम लोग खींच के स्ट्रेच करेंगे तो, और स्ट्रेच करते छोड़ेंगे तो फिर कहाँ जाएगा, वापस तेजी से चला जाता है। वो क्यों जाता है, क्योंकि वो रीस्टोरिंग फोर्स उसमें काम कर रहा होता है। जितना ज़्यादा खींचेंगे उतना ज़्यादा रीस्टोरिंग फोर्स बढ़ता जाएगा, क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग। स्प्रिंग कितना हम लोग एलोंगेट कर रहे हैं उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रीस्टोरिंग फोर्स। ऐसे ही एम जी साइन थीटा, ये थीटा से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंगल से। जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा ये रीस्टोरिंग फोर्स बढ़ता जाएगा। यानी ये जो बॉडी उधर की तरफ जा रहा है, फोर्स अपोजिट में काम कर रहा है, तो इसको जाने से रोकेगा। जैसे ग्रेविटी में एक बॉल है, हमने उसको ऊपर फेंका, क्या ऊपर फेंका, तो ग्रेविटी किधर काम करता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करता है। तो अब हमने फेंका तो स्पीड तो ज़्यादा होता है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाता है उसका स्पीड कम होते जाता है, कम होते जाता है, कम होते जाता है, कम होते जाता है। क्यों कम हो रहा होता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल पुलिंग नीचे की तरफ है। और एक ऐसा स्टेज आता है जहाँ पे पुलिंग और अपवर्ड फोर्स दोनों बराबर हो जाते हैं, वहाँ पे मोमेंट्री यानी कि थोड़े टाइम के लिए बॉडी रेस्ट में आता है, लेकिन अपवर्ड फोर्स बिल्कुल कम हो जाता है और ग्रेविटेशनल पुलिंग ज़्यादा हो जाता है, तो फिर वो नीचे की तरफ आने लगता है। ऐसे यहाँ पे भी ये एम जी साइन थीटा, जैसे हम लोगों ने यहाँ से फोर्स लगा के आगे तरफ मीन से एक्सट्रीम की तरफ छोड़ा है, तो उस वक्त फोर्स ज़्यादा लगाया है। एम जी साइन थीटा एंगल कम होने की वजह से कम था, लेकिन जैसे जैसे एंगल बढ़ते जाता है ये वैल्यू बढ़ने लगता है और वो घटने लगता है। जो हम लोगों ने एक्सटर्नल फोर्स लगाया है इसके लिए वो घटने लगता है, ये बढ़ने लगता है, वो घटने लगता है। एक ऐसा स्टेज आता है जहाँ पे दोनों बराबर हो जाते हैं। जहाँ पे बराबर होते हैं वहाँ पे ये बॉब जो है ना मोमेंट्री तौर पर रुक जाता है। फिर वहाँ से वो, चूँकि वो एक्सटर्नल फोर्स बैलेंस हो गया था, अब वो घटेगा, ये बढ़ा हुआ है, तो ये वापस रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये वापस आने लगता है, ठीक है ना। और ये दोबारा मीन की तरफ चलने लगता है। ये मीन की तरफ आएगा, यहाँ तक वापस आ जाएगा। लेकिन अब जब यहाँ आ जाएगा तो इस वक्त इसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है। तो इनर्शिया की वजह से, इनर्शिया तो जानते होंगे, इनर्शिया टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू कीप इटसेल्फ इन इट्स ओरिजिनल स्टेट, जिस हाल में उसी हाल में रहना चाहता है, तो वो उसका इनर्शिया होता है। रेस्ट में होगा तो रेस्ट में, मोशन में होगा तो मोशन में। तो अब ये मोशन में था तो अब ये मोशन में रहना चाहेगा, तो ये फिर इधर की दूसरे एक्सट्रीम की तरफ जाने लगेगा। जैसे ही आगे बढ़ेगा यहाँ पे, ऐसे ही इसके कंपोनेंट एम जी साइन थीटा रीस्टोरिंग फोर्स काम करने लगेगा। यहाँ पे भी उसी तरह से अगर हम लोग दिखाना चाहेंगे तो यहाँ पे वो एम जी है, ये एम जी कॉस थीटा है, ठीक है ना, एम जी कॉस थीटा है, और एक रीस्टोरिंग फोर्स इधर की तरफ एम जी साइन थीटा इधर काम करना। सेम चीज़ वैसे इधर आ जाता है। और इस तरह से क्या समझ में आया कि एम जी साइन थीटा एक रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से बॉडी जो है ना मीन पोजीशन की तरफ मूव करने लगता है।
तो ये समझ में आएगा SHM, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन, टू एंड फ्रो मोशन। ऐसे बहुत सारे बॉडी हैं जिनका मोशन जो है SHM होता है। SHM जो करता है वो एक पीरियोडिक भी होता है। पीरियोडिक का मतलब होता है कि द बॉडी रिपीट इटसेल्फ आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, यानी जो मोशन है, जैसे हम लोगों ने क्या कहा कि ये यहाँ से एक्सट्रीम पे जाएगा, लौट के मीन पे आएगा, कुछ टाइम लगेगा, फिर इधर एक्सट्रीम पे नेक्स्ट एक्सट्रीम पे जाएगा, फिर मीन पे आएगा, यहाँ तक जब मीन पे लौट के इधर से आएगा ना, वहाँ तक एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया, एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया। उसके लिए टाइम लगा होगा, उसको बोलते हैं टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है ना। और यहाँ से फिर ये दोबारा से ये रिपीट करेगा, दोबारा से रिपीट करेगा, फिर उतना ही टाइम में, मतलब पूरा एक ऑसिलेशन करना फिर से उतना ही टाइम लगेगा, फिर तीसरी दफ़ा करना चाहेंगे तो फिर से उतना ही टाइम लगेगा। तो पीरियोडिक का मतलब क्या हुआ कि एक सर्टेन टाइम के बाद, मान लो इसका मैं 2 सेकेंड है, इसका टाइम पीरियड कितना है, 2 सेकेंड है, तो एक 2 सेकेंड में ये यहाँ से यहाँ गया, यहाँ आया, इधर गया, इधर, ये 2 सेकेंड पूरे हो गए। फिर ये 2 सेकेंड के बाद तीसरा सेकेंड जैसे चालू होगा वो फिर यहाँ से इधर की तरफ जाएगा, ठीक है ना। तीसरा सेकंड, 2 सेकंड में कहाँ, देखो आधे सेकंड में यहाँ से यहाँ पहुँचेगा, आधे सेकंड में वापस आ गया, 1 सेकंड पूरा हो गया, फिर आधे सेकंड में यहाँ जाएगा, 1.5 सेकंड हो गया, और फिर आधे सेकंड में यहाँ जाएगा, 2 सेकंड हो गया। फिर नेक्स्ट जो 2 सेकंड के बाद से टाइम और 2 और 2.5 के बीच वाला वो टाइम होगा, तो वो इसमें ये यहाँ से इधर जा रहा होगा ये, ठीक है, तो रिपीट करेगा ये। तो जो भी एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट करता है उसको हम बोलते हैं पीरियोडिक, पीरियोडिक, ठीक है ना। तो जितने भी SHM मोशन है वो पीरियोडिक होते हैं। पीरियोडिक मीन्स इट रिपीट इटसेल्फ आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है ना। लेकिन क्या बताया कि ऑल पीरियोडिक मोशन आर नॉट SHM, ठीक है ना। ऑल SHM आर पीरियोडिक इन नेचर, ये बोल सकते हैं जितने भी SHM होते हैं वो पीरियोडिक इन नेचर होते हैं, बट ऑल पीरियोडिक मोशन आर नॉट SHM, ठीक है। अब बताया क्या, जैसे अर्थ है, अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है, 365 डेज के बाद अपने उसी पोजीशन पे आएगा जहाँ से चला था, है तो 365, 66 एक साल हो जाता पूरे। तो अब जैसे हम लोग का मौसम चेंज हो रहा है, विंटर से स्वेटर निकलेगा तो रिपीट करेगा अपना, फिर वैसे ही गर्मी आएगी। तो बताया क्या कि ये जो अर्थ है सन के चारों तरफ एक सर्टेन टाइम में रिपीट कर लेता है, वहीं पे आ जाता है उतने 1 साल के बाद। लेकिन ये SHM नहीं है, क्योंकि ये टू एंड फ्रो मोशन नहीं कर रहा है, ये तो एक एलिप्टिकल पाथ में मूव कर रहा है। ग्रेविटेशन में केपलर्स लॉ बताया था ना, तो उसमें एक एलिप्टिकल पाथ में मूव कर रहा है, ये टू एंड फ्रो मोशन नहीं कर रहा है। तो जितने भी मोशन होती है, अगर हम लोग SHM को ग्राफ से रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो हम लोग एक सर्कल से रिप्रेजेंट कर देंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे अभी मैं बना रहा हूँ, लेकिन वो उसको एक सर्कल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या करते हैं। तो SHM को एक सर्कल से रिप्रेजेंट तो कर देंगे, लेकिन सारे सर्कल या सारे मोशन जिसको हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं वो सबको हम लोग SHM नहीं बोल सकते। तो SHM के लिए एक खास नेचर दे रखा, टू एंड फ्रो मोशन, पीरियोडिक नेचर ये भी होता है, सर्कल से ये भी रिप्रेजेंट होता है, लेकिन और जो दूसरे सर्कुलर मोशन होते हैं वो SHM नहीं होते, जबकि सर्कल से वो भी होते हैं और पीरियोडिक वो भी होते हैं। तो कुछ ऐसे स्पेसिफिक मोशंस हैं जो SHM करते हैं, उनका मैं नाम लिख देता हूँ, ठीक है ना, कि कौन कौन से मोशन को हम लोग SHM कहते हैं। वैसे तो मेन जो है टू एंड फ्रो डेफिनेशन है, टू एंड फ्रो आगे पीछे मीन पोजीशन के रेस्पेक्ट में करे तो वो हमारा SHM है। लेकिन ऐसे कुछ कॉमन एग्जाम्पल जो दे रखे हैं वो लिख देते हैं, कौन कौन से मोशन जो हैं SHM कहलाते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल्स लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। पहला दे रखा मोशन ऑफ पेंडुलम, मोशन ऑफ अ पेंडुलम ये दे रखा है, ठीक है। ऐसे ही दे रखा है मोशन ऑफ स्ट्रेच स्प्रिंग, स्ट्रेच्ड स्प्रिंग, स्प्रिंग को अगर स्ट्रेच करते हैं उसमें जो मोशन आता है वो भी हमारा SHM होता है, ठीक है ना। मोशन ऑफ
मोशन ऑफ अ बॉडी, ये मिटा दो इसको, along the tunnel through the diameter of अर्थ। ठीक है ना, अर्थ के डायमीटर के अलोंग अगर एक टनल बनाया जाए तो उसके वो भी मोशन जो है एसएचएम करता है। आगे मैं जब डिस्कस करूंगा तो बताऊंगा उसको, अभी तो मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं। ठीक है ना, स्विंग, स्विंग माने झूला झूलना, वो बोलो तो स्विंग इन द गार्डन। ठीक है ना, ये भी एक एग्जाम्पल है, ऐसे दे रखा है। ठीक है ना, मोशन ऑफ वुडन ब्लॉक इन वाटर। यहां पे मोशन की जगह अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन मोशन ऑफ अ वुडन ब्लॉक इन वाटर। जैसे पानी में डाल देते हैं, एक लकड़ी का पीस डाल देते हैं। अब देखा, लकड़ी का पीस कुछ ऊपर होता है कुछ नीचे होता है। अगर ऊपर से हम लोग प्रेस कर दें, ऐसे उसको प्रेस कर दें, तो क्या होगा, पानी ऊपर नीचे लकड़ी का जो पीस है ऊपर नीचे मूव करता है। वो भी मोशन को हम लोग एसएचएम बोलते हैं। ठीक है ना, मोशन ऑफ लिक्विड इन यूट्यूब, मोशन ऑफ लिक्विड इन यूट्यूब। यूट्यूब में अगर हम लोग पानी को मोशन कराएंगे तब ये भी एक एसएचएम करता है। इसका जैसे एक फिगर दे रखा है, जैसे ये हमारा एक यू है, ये है, इसमें पानी है इस तरह से, ऐसे है। ठीक है ना, अगर हम लोग एक तरफ से प्रेस करेंगे तो पानी उधर से ऊपर उठ जाएगा, उधर से आगे मैं डिटेल में बताऊंगा, लेकिन ये ऐसे है कि इस पर पानी को करेंगे तो ऊपर जाएगा, उधर से नीचे आएगा। तो ये भी एक हमारा एसएचएम होता है। ठीक है ना, इस तरह से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। इनको थोड़ा सा दे भी रखा कोर्स में, तो हम लोग थोड़ा थोड़ा डिटेल करेंगे खेती भाषण में। तो ये एग्जाम्पल जो है एसएचएम के कॉमन एग्जाम्पल्स हैं, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। उसके एक कंडीशन दे रखा, आगे जब चलेंगे तो पता चला कि अगर ये कंडीशन को फिलफिल कर रहा है तो ये एसएचएम है। वो कौन सा कंडीशन है वो आगे समझ में आएगा। मिटा दे यहाँ तक। अब देखते हैं हम लोग ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं एसएचएम को। जो एसएचएम कर रहा है कोई बॉडी टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, तो उसका ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे क्या क्या टर्म होता है। टाइम पीरियड डेफिनेशन तो लिखने की जरूरत तो है नहीं। ठीक है ना, फिर जैसे ये फ्रीक्वेंसी होता है, टाइम पीरियड होता है, फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड, ये तो बचपन में पढ़ा होगा। ठीक है ना, तो फ्रीक्वेंसी है, टाइम पीरियड है, वेवलेंथ है, ठीक है ना, वेलोसिटी है। ये सब डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ अभी देखेंगे क्या क्या होता है। मिटा दे इसे, बंद कर लो। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन से हमने बताया था ना, एसएचएम को हम लोग सर्किल से दिखा सकते हैं। तो हम लोग उसका ग्राफ बना रहे हैं और देखते हैं कि एसएचएम को सर्किल से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑफ एसएचएम, एसएचएम को हम लोग सर्कुलर मोशन से दिखा रहे हैं। ठीक, कैसे दिखाते हैं हम लोग एसएचएम को, ये देखिए, ये हमारा सर्कुलर मोशन हो गया। ठीक है ना, और एक ये हम लोग डायमीटर ले लेते हैं एक्स एक्सिस के लॉन्ग, ये वाई एक्सिस के लॉन्ग। ठीक, पहले इसे समझ लो, फिर बाद में अपना बनाते रहना। ठीक, जैसे हम लोग एक पेंडुलम को इस तरह से, इसका बॉब यहाँ मीन पोजीशन पे था, है ना, ये मीन पोजीशन पे था, यहाँ पे बॉडी को रखा हुआ है, ये इसका मीन पोजीशन कहलाता है। ठीक, जैसे ये इधर से एक्सट्रीम पे जाएगा इधर, ठीक है ना, बॉब यहाँ से यहाँ तक एक्सट्रीम पे जाएगा, ये बॉडी जो ना यहाँ से चलते हुए यहाँ पहुँच जाएगा इस एक्सट्रीम पे। ठीक, कितनी बात में।
अब ये एक्सट्रीम पे जाने के बाद ये लौट के बैक करेगा, फिर ये मीन पोजीशन पे आएगा। ये बात समझ रही? तो ये मीन पोजीशन पर वापस इसी एक्सिस पे आ गया। ये कुछ बात समझ आ रही है? फिर ये नेक्स्ट माइनस की तरफ यानी अपोजिट डायरेक्शन में किया एक्सट्रीम पोजीशन पे, ये वापस यहाँ पे यहाँ पहुँच गया एक्सट्रीम पोजीशन पे। फिर ये लौट के वापस यहाँ आएगा ये मीन पोजीशन पे, ये लौट के फिर यहाँ आ जाएगा। ठीक है ना, जहाँ से शुरू हुआ था फिर वहीं आ गया। कितनी बात समझ में आई? तो अगर एक ऑसिलेशन को यानी जैसे पेंडुलम के मोशन को हम लोग मीन टू एक्सट्रीम के हिसाब से इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक अगर बॉडी मान लो यहाँ से यहाँ तक आया हुआ है, ये एक्सट्रीम तक नहीं गया हुआ, बॉब यहाँ तक आया हुआ, तो यहाँ पे कुछ एंगल कवर किया, मान लो ये थीटा एंगल या ओमेगा थीटा एंगल ले लिया, तो एक बॉडी जो है ना यहाँ से यहाँ आया, इसका मतलब यही तो हुआ कि यहाँ से ये यहाँ गया हुआ, तो ये यहाँ से यहाँ आया हुआ है। कितनी बात में इसको अगर हम लोग मीन पोजीशन से मिला देंगे तो ये हमारा एंगल हो जाएगा थीटा। थीटा जो होता है ना ओमेगा टी के बराबर होता है। ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा जो है एंगुलर वेलोसिटी 2 पाई अपॉन टी। जैसे पूरा एक सर्किल में एंगल होता है 360 को 2 पाई से दिखाते हैं, और पूरा एक बार ऑसिलेट करने के लिए जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं टोटल एंगल अपॉन टोटल टाइम से, तो हमारा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आ जाता है। यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड। तो ये एंगुलर वेलोसिटी होता है, जैसे लीनियर वेलोसिटी होता है ऐसे ये एंगुलर वेलोसिटी होगा। तो अगर बॉडी यहाँ से यहाँ तक गया तो कितना डिस्टेंस चला गया, एंगुलर वेलोसिटी को कितनी देर तक चल रहा है तो टी से मल्टीप्लाई कर दिया। वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस होता है, एंगल में है तो एंगल कितना बनाएगा, ये हो गया। कितनी बात में? तो पार्टिकल मीन पोजीशन से सर्टेन डिस्टेंस आफ्टर सम टाइम ऑफ इंटरवल रीचेस टू दिस पॉइंट, यहाँ तक पहुँच गया है। अब हम लोग देखते हैं ग्राफ बनाकर कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये O है, ये A मान लेते हैं, ये B मान लेते हैं, ये 90 का एंगल मान लेते हैं। ठीक है ना, 90 का एंगल है। ये एक ABO राइट एंगल ट्रायंगल है। OA कितना है? OA रेडियस के बराबर है, जितना सर्कल का रेडियस होगा उसके बराबर होगा। कितनी बात में? तो हम लोग इस ट्रायंगल में निकालते हैं इन ट्रायंगल ABO, ठीक है ना, AB अपॉन OA, तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा ये आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा, और AB का वैल्यू आ जाएगा हमारा OA साइन थीटा, या फिर OA साइन ओमेगा टी भी लिख सकते हैं। कितनी बात में? AB को हम लोग y लिख सकते हैं, ये है ना y, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो ये y लिख सकते हैं। तो y इज इक्वल टू OA को लिख सकते हैं ये रेडियस r साइन ओमेगा टी। कितनी बात में? तो ये जो डिस्टेंस है हम लोगों ने y के अलॉन्ग दिखा रहे हैं, y में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो ये y इज इक्वल टू r साइन ओमेगा टी हो गया। अगर हम लोग OB का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो OB इज इक्वल टू OA कॉस ओमेगा टी, ये बेस अपन हाइपोटेन्यूज कॉस हो जाएगा, बेस को रखेंगे हाइपोटेन्यूज OA ऐसे ही हो जाएगा, उसको R से रिप्लेस कर देंगे, तो ये हो जाएगा x। OB को क्या लिख सकते हैं? x, ये R कॉस ओमेगा टी। कितनी बात सुनी? तो अगर हम इस पार्टिकल को जो ऑसिलेट कर रहा है, ये मीन पोजीशन था, मीन से एक्सट्रीम की तरफ थोड़ा सा गया, जैसे मीन से एक्सट्रीम की तरफ थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो इसका एक्स एक्सिस में कितना क्या रिलेशन आता है? एक्स एक्सिस में आर कॉस ओमेगा टी, वाई एक्सिस में आर साइन ओमेगा टी आ जाता है। कितनी बात सुनी? आगे चलते हैं, पहले इसे समझते हैं। जब हम लोग यहाँ पे लिया था बॉडी को, जब बॉडी को इस पोजीशन पे ले रखा था, ये मीन पोजीशन पे m मान लेते हैं, तो उस वक्त y का वैल्यू कितना था? 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे y का वैल्यू 0 था, तो ये 0 था। ठीक है ना। लेकिन जब ये आगे बढ़ा, अच्छा एक्स एक्सिस में मैक्सिमम वैल्यू था, क्योंकि OM जो है ना पूरा रेडियस के बराबर था, OM रेडियस के बराबर था। सर्किल में रेडियस सबसे लार्जेस्ट डिस्टेंस बोल सकते हैं सेंटर से। कितनी बात में? तो ये उस वक्त जब यहाँ पे लेंगे तो उस वक्त एक्स एक्सिस में मैक्सिमम डिस्टेंस था,
वाई एक्सिस में 0 था, लेकिन जैसे ये यहाँ पहुँचा करते करते तो वाई एक्स एक्सिस कम हो गया, देखो यहाँ तक है O to B, इतना ही x बचा हुआ है, तो x घट रहा है लेकिन y बढ़ रहा है, y का वैल्यू आ गया यहाँ पे, x घट रहा है। तो जैसे जैसे ये मीन से अगर यहाँ मान लो यहाँ चला गया बॉडी, तो यहाँ जाएगा तो जाहिर है यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेगा, इसको रेडियस से मिलाएंगे, तो इसमें y इतना बड़ा हो गया, x इतना छोटा हो गया। तो जैसे जैसे बॉडी मीन से एक्सट्रीम की तरफ मूव करता है, उसका x कंपोनेंट यानी जिसमें cos थीटा लगा वो वैल्यू घटता जाता है, और साइन यानी y कंपोनेंट बढ़ता जाता है जब मीन से एक्सट्रीम की तरफ जाएगा तब। कितनी बात में, यानी एक बढ़ता है एक घटता है। कभी भी कोई भी कंटिन्यूअस इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो हम लोग उसको इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन से तो कैलकुलेट करते हैं, और साइन थीटा ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। क्या अगर रिप्रेजेंट करना होगा कंटिन्यूअस इंक्रीज या डिक्रीज को, तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर निकालना हो कैलकुलेट करना हो तो या तो उसको इंटीग्रेट या डिफरेंशिएट करते हैं, डिपेंड करता हमें क्या निकालना है उसके हिसाब से। तो ये देखिए इसमें सब में साइन थीटा कॉस थीटा आ गया, तो क्योंकि ये कंटिन्यूअस बढ़ रहा है, एक तरफ से बढ़ रहा है एक तरफ से घट रहा है। कितनी बात सुनिए। अब अगर एक्सट्रीम पे चला गया तो एक्सट्रीम के बाद वो यहाँ आ गया, ठीक है, सपोज करते हैं यहाँ आ गया ये, तो यहाँ पे y का वैल्यू जितना यहाँ था, यहाँ एक्सट्रीम पोजिशन पे y मैक्सिमम था, x का वैल्यू 0 था एक्सट्रीम पे। बात समझ में आ रही है। लेकिन जब एक्सट्रीम से मीन की तरफ जा रहे हैं, जैसे यहाँ एक्सट्रीम तक पहुँच गए, ये लौट के मीन की तरफ आ रहे हैं, तो जब मीन की तरफ आ रहे होंगे तो y का वैल्यू घटने लगा, और यहाँ से x का वैल्यू इतना हो गया, फिर आगे बढ़ेंगे तो और होगा, तो x का वैल्यू बढ़ने लगा, x कंपोनेंट का, और y कंपोनेंट का घटने लगेगा मीन की तरफ जा रहे होंगे। तो क्या समझ में आया कि मीन से एक्सट्रीम जाएंगे तो x का कंपोनेंट घटता जाता है, y का कंपोनेंट बढ़ता जाता है, और अगर मीन एक्सट्रीम से मीन की तरफ लौटेंगे तो y घटेगा, x का कंपोनेंट बढ़ता जाएगा। ठीक है, इसको अगर हम लोग ग्राफ से दिखाना चाहें, वेव रिप्रेजेंटेशन, तो कैसे हम लोग दिखाएंगे, पहले इतना बना लीजिए फिर मिटाऊंगा, फिर उसके बाद बनाना है। अब ये देखो हम लोग जैसे ये सर्कुलर मोशन से हम लोग दिखा रहे थे, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड ऑफ नहीं एंड SHM करना था, ये एंड SHM है, ये यानी सर्कुलर मोशन है और SHM है, तो दोनों में क्या रिलेशन है उसको ऑफ करेंगे तो मतलब समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना, तो ये हो गया। आगे चलते हम लोग, अगर हम लोग इसको ग्राफ से रिप्रेजेंट करें, ये तो सर्कल से, ये तो SHM को हम लोग दिखाए कैसे मीन टू एक्सट्रीम, एक्सट्रीम टू मीन ऐसा चेंज होते रहता है, और कैसे उसका साइन कॉस चेंज होते रहता है। यहाँ पे जब था M पोजिशन पे, तो उस वक्त इसका x एक्सिस का कंपोनेंट मैक्सिमम था पर y 0 था। ठीक है ना, तो हम लोग दिखा रहे हैं इसको दो तरीके से दिखाएंगे। ये देखिए, ये हम लोग y एक्सिस के रेस्पेक्ट में दिखा रहे हैं, ये देख रहे ना, ये y एक्सिस है, ऐसे ऊपर नीचे दिखाएंगे। तो जब ये मीन पोजीशन पे था, इसका मतलब ये यहाँ पे था, लेकिन जैसे जैसे ये बॉडी इधर जा रहा है, y का कंपोनेंट बढ़ता जा रहा है, तो ये y का कंपोनेंट बढ़ता जा रहा है, यहाँ एक्सट्रीम तक गया तो। ठीक है ना, फिर जैसे एक्सट्रीम से मीन की तरफ आएगा तो ये घटते घटते फिर ये यहाँ पे आके 0 हो गया ये। ठीक है ना, y कंपोनेंट 0 हो गया, फिर ये नेक्स्ट इधर की तरफ जाएगा थर्ड क्वार्टर में, तो वो यहाँ से ऐसे आ जाएगा। ठीक, और फिर ये वापस लौट के ये एक्सट्रीम से अपोजिट एक्सट्रीम से फिर मीन पे आ जाएगा, फिर ये हमारा ऐसे आ गया। तो अगर हम लोग y के टर्म में दिखाएंगे तो ये हमारा ये है, इस तरह से दिखाएंगे, y इज इक्वल टू r साइन ओमेगा t, ऐसे दिखा रहे हैं। कितनी बात में, ये इसका डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी कि जैसे जैसे मीन पोजीशन से एक्सट्रीम की तरफ जाता है तो ये डिस्प्लेसमेंट दिखा रहे हैं। ठीक है ना, और ये लास्ट जो है ना बिल्कुल एक्सट्रीम पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन मैक्सिमम डिस्टेंस। कितनी बात समझ में, ये तो हमारा y एक्सिस के रेस्पेक्ट में दिखाया गया, y एक्सिस के। अगर हम लोग x के टर्म में दिखाना चाहें तो x की तरफ से ऐसे बना लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे देखो इनिशियली जो x एक्सिस मैक्सिमम था, इनिशियली ये देखिए ये यहाँ था तो x का वैल्यू मैक्सिमम था,
रेडियस के बराबर था, तो मैक्सिमम था तो हमने यहाँ ले लिया मैक्सिमम। ये तो मीन पोजीशन को दिखाता है, ठीक है ना। जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ जाएगा, यानी कि मीन से एक्सट्रीम की तरफ जाएगा, ये वैल्यू घटता जाएगा, एक्स का कंपोनेंट घटता जाएगा, तो ये घट के ऐसे हो गया। जब ये यहाँ गया तो देखो घट के ये वाला आ गया, ठीक है ना। एक्स का कंपोनेंट घटते घटते 0 हो गया। फिर जब ये दूसरे ये एक्सट्रीम से मीन की तरफ जाएगा तो ये एक्स का कंपोनेंट बढ़ते बढ़ते फिर मैक्सिमम होगा, तो ये इधर से यहाँ मैक्सिमम हो गया, ठीक है ना। ऐसे मैक्सिमम आ जाएगा, और फिर ये मैक्सिमम से फिर दोबारा ये मीन पे आएगा, ये एक्स का कंपोनेंट घटते घटते फिर 0 हो जाएगा, तो ये ऐसे आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा हमारा जगह कम है, तो मैं इसका ग्राफ इसको थोड़ा सा एक बार में ये बना दे रहा हूँ, इसको इस तरह से, ठीक है ना। तो ये ग्राफ हमारा ऐसे बनता है, ऐसे बनेगा ये, ठीक है ना, इसमें ग्राफ, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग इसको एसएचएम को रिप्रेजेंट करते हैं सर्कुलर में, तो इस तरह से दिखाएंगे। और वाई एक्सिस में ये एक्स एक्सिस में इनिशियली जो है ना मैक्सिमम होता है, वाई में 0 होता है। जब ये मैक्सिमम होता है वाई में, तो एक्स एक्सिस में मिनिमम आ जाता है। इस तरह से इसका वेरिएशन चलते रहता है, ठीक है। तो ये जो है इसका जो है ये है हमारा एक्स इज इक्वल टू आर कॉस ओमेगा टी से दिखा रहे इसको, ठीक है, ये वेरिएशन को। तो क्या बताया कि जो एसएचएम होता है उसको सर्कुलर मोशन प्लस वाई एक्सिस एक्स एक्सिस में कैसे उसका एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है, एम्पलीट्यूड या डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, उसका ये वेरिएशन का ग्राफ बनाया गया है। यहाँ तक नोट करिए इसको, मिटाते हैं हम लोग यहाँ से, तो कर रखा है ये ग्राफ समझ में आ गया। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्या दे रखा हम लोगों को आगे, ये जो हम लोगों ने मोशन जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये ग्राफ को y के टर्म में, तो y का क्या फॉर्मूला लिखा था हम लोगों ने, y इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी, ठीक है। ये जब हम लोगों ने इनिशियली यहाँ पे बॉडी था मीन पोजीशन से स्टार्ट किया था यहाँ तक, तो अगर मान लो पहले से जब हम लोग बॉडी का ऑब्जर्वेशन शुरू कर ऑसिलेशन को ऑब्जर्वेशन शुरू कर रहे हैं और वो ऑलरेडी इतना एंगल पहले ही चल चुका, फाई एंगल, इतना पहले ही एंगल वो हम जब देखना शुरू किए तो उतना एंगल वो ऑलरेडी चल चुका था, तो वो एंगल को भी तो ऐड करना पड़ेगा हमें। तो इसमें अगर हम लोग लिखेंगे तो y इज इक्वल टू, अगर इनिशियल फेज एंगल दे रखा है तो r साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये एंगल हम लोग पहले से ऐड कर देंगे, इतना एंगल ऑलरेडी इनिशियल फेज एंगल, फाई को क्या बोलते हैं, इनिशियल फेज एंगल, यानी ऑब्जर्वेशन से पहले उतना एंगल वो था, ठीक है। यहाँ पे जो है ये आर जो है ना, यहाँ तो रेडियस से बड़ा तो लेंथ होगा नहीं, लेकिन ऐसे ही अगर हम लोगों ने वेव के टर्म में अगर दिखाया, ऐसे ऐसे दिखा रहे हैं जैसे भी हम, तो ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है यही रेडियस के बराबर है, और यहाँ पे हम लोग इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो हम लोग एम्पलीट्यूड के टर्म में अगर इसी इक्वेशन को लिखना चाहें तो y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ऐसे लिख सकते हैं, इनिशियल फेज एंगल इंक्लूड करके। कितनी बात सुनाई। ओमेगा तो हम लोग देखा था, ओमेगा को क्या बोलते हैं, ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी। अगर एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग चाहें तो ऐसे 2 पाई अपॉन कैपिटल टी स्मॉल टी प्लस फाई, ऐसे भी ये इक्वेशन को लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो कोई बॉडी अगर डिस्प्लेसमेंट एसएचएम कर रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट वाई क्या है, डिस्प्लेसमेंट अलोंग द वाई एक्सिस, ठीक है ना। तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट को इस तरह से दिखा सकते हैं। एसएचएम में कुछ टर्म्स आते हैं, ठीक है ना, कुछ टर्म्स आते हैं। तो टर्म्स में सबसे पहला टर्म जो दे रखा है, टर्म्स पहला दे रखा है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन जैसे ऑसिलेट कर रहा है, तो ये बॉडी है, बॉब है, और ये मीन से एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, ऐसे जाता ना, कितनी बात सुनिए, और ये दूसरे एक्सट्रीम की तरफ जाता है, ठीक। ये बिल्कुल ग्राउंड लेवल है, ये ऐसे ग्राउंड है ये, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल, जो बॉब बिल्कुल मैक्सिमम नीचे रह सकता है। जैसे ही आगे बढ़ेगा टुवर्ड द एक्सट्रीम, ये इसका वाई एक्सिस का कंपोनेंट ये बढ़ता चला जाएगा, देख रहे ना, ये हाइट बढ़ता जाएगा इसका, यानी वाई बढ़ता जाएगा,
कितनी बात सुन में। तो डिस्प्लेसमेंट क्या बोला, डिस्टेंस, ये जैसे यहाँ से यहाँ गया तो डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन ऑफ द ऑसिलेटिंग बॉडी, ठीक है, इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग y से दिखाते हैं, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये इनिशियल फेज एंगल, या फिर हम लोग इसको और फर्दर अगर बढ़ा के लिखना चाहेंगे तो 2 पाई टी स्मॉल टी फाई, ये इस तरह से दिखाते हैं डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है ना। अगर इनिशियल फेज एंगल है तो, और अगर इनिशियल फेज एंगल इफ फाई इज इक्वल टू 0, इनिशियल फेज एंगल नहीं है, मीन्स बिल्कुल मीन से शुरू किया गया, तो y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी या फिर a साइन 2 पाई कैपिटल टी स्मॉल टी। देखो दिख रहा कितनी बात सुन में। तो इस तरह से हम लोग अगर इनिशियल फेज एंगल अगर 0 हो जाता है तो इससे हम लोग इसको 0 करके इस तरह से ले सकते हैं, लेकिन हम लोग इनिशियल फेज एंगल को ऑलरेडी इंक्लूड करके रखा है, इसलिए कि मे भी अगर इनिशियल फेज एंगल होगा तो फिर वो कहाँ जाएगा, तो इसलिए हम लोगों ने इसको डिस्प्लेसमेंट को लिखा। आगे चले, इसे नोट करिए फिर मैं बताता हूँ, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट का हम लोगों ने ये बनाया है इसको। इसके बाद बोला कि ये जो पार्टिकल जो मूव करता है, ज़रा ध्यान से देखिएगा, मैं पेंडुलम में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग ना समझ बच्चे हो, ठीक है ना, तो ना समझ को ही समझाना होता है, समझदार को क्या समझाना, वो तो हमारा उस्ताद निकलेगा। एनीवे, यहाँ जैसे चलते हैं, यहाँ पे जब हम लोगों ने बॉडी स्टार्ट किया ऑसिलेशन तो हम लोगों ने एक तरह का फोर्स दिया, तो ये जब बॉडी ऊपर की तरफ जाने लगा, मीन से एक्सट्रीम की तरफ जाने लगा, तो उसकी वेलोसिटी घट रही है या बढ़ रही है, घटेगी वेलोसिटी, क्योंकि एक रियोस्टोरिंग फोर्स mg साइन थीटा पीछे की तरफ काम करेगा, ठीक है ना। तो वो जो बॉडी जैसे जैसे मीन से एक्सट्रीम की तरफ जा रहा होगा उसकी वेलोसिटी घटते 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 एक्सट्रीम पे जाके 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो किसी पोजीशन पे अगर हमें वेलोसिटी निकालना हो, कोई बॉडी अगर SHM कर रहा है तो वेलोसिटी निकालना है, तो वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, तो वेलोसिटी का अगला टॉपिक है वेलोसिटी, ठीक है ना। वेलोसिटी ये हमारा टर्मिनोलॉजी में चल रही है, इसको हटा देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो वेलोसिटी निकालते हैं, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, ऐसे हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट का लिखा है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी कैसे निकालते हैं याद है, क्योंकि जब कंटिन्यूअस इंक्रीज या डिक्रीज होता तो हमने बताया था इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन करके निकालते हैं। तो ये तो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू हम लोग निकाला, अब हमें चाहिए वेलोसिटी, लेकिन ये कंटिन्यूअस इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा, तो कैसे निकालेंगे वेलोसिटी, टाइम से डिफरेंशिएट कर देंगे, डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिफरेंशिएट कर देंगे तो वेलोसिटी हो जाएगा। तो v इज इक्वल टू dy अपॉन dt, समझ में आ रही है कैसे क्यों कर रहा हूँ, ठीक है ना। dy की जगह पे लिखेंगे a साइन ओमेगा टी अपॉन dt, ठीक है। जब हम लोग ये इसका रूल होता है प्रोडक्ट रूल, a साइन ओमेगा टी, तो a एक अलग नंबर है, साइन ओमेगा टी न्यूमेरिकल टर्म दूसरा नंबर है, तो a तो हम लोग बाहर ले लेंगे, ये a बाहर आ गया, और साइन का जब करते हैं तो कॉस आता है, साइन को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा कॉस, और उसके साथ ये जो एंगल है ये एक साथ आ गया। फिर इस एंगल को अलग से डिफरेंशिएट करेंगे, मैं वैसे लिख के दिखा दे रहा हूँ, ओमेगा टी को एक अलग से डिफरेंशिएट करते हैं चैन रूल के हिसाब से। तो ओमेगा तो ऐसे रहेगा, टाइम का डिफरेंशिएट करना, तो जिससे हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं वही डिफरेंशिएट होगा, बाकी नंबर तो हम लोग कांस्टेंट टर्म मान लेते हैं। तो ओमेगा तो ऐसे रहेगा, और इस टाइम को डिफरेंशिएट करें टाइम के रेस्पेक्ट में तो कितना हो जाएगा, जब टाइम पे जितना पावर होगा वो पहला कोफिशिएंट हो जाएगा, फिर उसमें से एक माइनस कर देंगे, ऐसे ही तो करते हैं। तो इसमें तो ऑलरेडी 1 का पावर है तो 1 पहले लाएंगे, फिर 1 में से 1 माइनस कर दो, 0 हो जाएगा, टी पे 0 का पावर 1 हो जाएगा, तो खाली बचेगा ओमेगा। क्या बचेगा इसका ओमेगा, तो ये हो गया वेलोसिटी इज इक्वल टू a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ये हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाता है। ये a ओमेगा कॉस ओमेगा टी है क्या ना। तो एक तो वेलोसिटी का ये फॉर्मूला आ गया हमारा, a ओमेगा, ओमेगा तो जानते कॉस के टर्म में है। अगर हम इसको दोबारा से अरेंज कर लें तो कैसे करेंगे वो देखते हैं, दूसरे तरीके से अरेंज करते हैं। तो v इज इक्वल टू
ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी, ठीक है ना। इसको हम लोग स्क्वायर में ले लेते हैं और रूट में डाल देते हैं, ठीक है ना, बात बराबर हो गए। जैसे ए स्क्वायर है रूट से बाहर ए आ जाएगा, कॉस स्क्वायर है रूट से बाहर कॉस ओमेगा टी आ जाएगा। लेकिन हाँ एक तरीका है लिखने का, अभी हम बता रहे क्या वजह है। कितनी बात में v इज इक्वल टू ओमेगा रूट ए स्क्वायर, और ये लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, क्योंकि 10th क्लास में पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो हमने लिख दिया थीटा की जगह पे। कितनी बात में ये ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है ना, ओमेगा टी। कितनी बात में, और ये ओमेगा है ये रूट में ले लिया, ये ए स्क्वायर माइनस ये जो दो स्क्वायर है ना इसको वाई स्क्वायर ले लेंगे, क्योंकि वाई को अभी हम लोगों ने लिखा था ये देखिए, ठीक है ना, वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी था, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी को मैंने वाई स्क्वायर लिख दिया। तो ये हमारा वेलोसिटी का एक दूसरा फॉर्मूला आ गया, ठीक है ना, इन टर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये है हमारा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, एंगल के टर्म में है और वो डिस्प्लेसमेंट के टर्म में है, ठीक है। नोट करिए इसको।